सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सिनोनिम से। पहला जो क्वेश्चन है वो है सिनोनिम से। हाँ जी बेटा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत। आइए बेटा, आइए, जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे बेटा। आइए अब मुझे रिप्लाई कीजिए पहले का ABCD, पहले का ABCD 2024 में आया हुआ टीयर 1 का क्वेश्चन है, टीयर 1 का क्वेश्चन पहले का। एडिबल। बेटा एडिबल जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज खाने योग्य, खाने योग्य कोई चीज। अब जैसे अगर मैं कहीं पर भी पोर्टेबल की बात करें तो पोर्टेबल होता है पीने योग्य, कोई भी चीज पीने योग्य, कोई भी चीज पोर्टेबल होती है, पीने योग्य जिसे आप पी सके। ड्रिंकेबल जिसे कह सकते हैं, इसका सिनोनिम ड्रिंकेबल, जिसे आप पी सके। इसी प्रकार से एडिबल जो होता है ना, वो खाने योग्य चीजें होती हैं, होती खाने योग्य, कोई भी चीज जिसे आप खा सके, खाने काबिल हो, जिसे हम ईटेबल भी कह सकते हैं। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो बनता है एडिबल। तो जो एडिबल है, एडिबल का सिनोनिम बताना है कि जिससे पता चले खाया जा सके। तो एक एक करके देखते हैं। नोइज्म, तो बेसिकली ये नॉइज से नहीं बना हुआ, लगता है ऐसा, लेकिन ये नॉइज शब्द से बना नहीं है। इसका मतलब होता है तेज दुर्गंध। नॉइज्म का मतलब होता है बहुत तेज दुर्गंध जो बर्दाश्त के काबिल न हो, बहुत तेज दुर्गंध जो होती है उसे कहते हैं नॉइज्म। मोर्टल होता है नश्वर, मोर्टल होता है नश्वर। और बेटा किसी भी शब्द में का प्रीफिक्स IM होता है तो इमोर्टल, जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है, इसी प्रकार से मोर्टल का बन जाता है शब्द इमोर्टल, तो जिसको हम कहते हैं अमर, जो कोई न मरे, अमर जो कोई न मरे, अमर हो गया इमोर्टल। नोक्शियस होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, नोक्शियस होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, हार्मफुल नुकसानदायक। तो बेटा न्यूट्रिटिव, तो न्यूट्रिटिव वर्ड बना न्यूट्रिशियन से, और जिस वर्ड के अंत में शन टाइप के शब्द होते हैं, TION, SION, CION, तो वो शब्द बनते हैं नाउन। तो न्यूट्रिशियन पोषण, और इससे बना न्यूट्रिटिव IVE वाले वर्ड एडजेक्टिव। तो ये पोषक चीजों की बात कर रहा है, खाने पीने की, जिसे हम पोषक चीजें जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती हैं। तो एडिबल वो चीजें जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए, तो भैया न्यूट्रिटिव आंसर हो जाएगा, न्यूट्रिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ऑडिबल, अच्छा एडिबल और ऑडिबल तो ये होमोनिम्स हो जाएंगे। बेटा ऑडिबल जो शब्द बना वो ऑडियो से बना, तो ऑडियो का मतलब होता है सुनना, लिसन। तो अगर हम ऑडिबल बोलते हैं तो ऐसी चीजें जिन्हें सुना जा सके, ऑडिबल, ठीक है। तो ये एडिबल है, ऑडिबल अलग, एडिबल अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए रिप्लाई कीजिए। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। अब सिनोनिम बताना है, ये 2024 टीयर 1 का। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। तो जल्दी बताइए सेकंड का ABCD। अच्छा, तो बेटा जो ऑपरेटिव होता है ना, जहां पर काम होता है, तो जहां पर काम होता है तो उसे इंडस्ट्रियल कहते हैं, औद्योगिक। देखो मिलते जुलते शब्द है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल जो होता है वो होता है औद्योगिक, जहां पे उद्योग होते हैं, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। और जो इंडस्ट्रियस होता है ना, इसका मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट जिसे कहते हैं, मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट भी कहते हैं, मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। क्लियर हुआ? तो ये दोनों शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, ये होमोनिम्स हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस। तो यहां पर किसकी फैक्ट्रीज की बात कर रहा था, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में हो, तो आंसर इंडस्ट्रियल होगा ना कि इंडस्ट्रियस। सर्विसेबल जिसकी सर्विस की जा सके, मैकेनिकल जब मैकेनिकल चीजों की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आंसर हो जाएगा A। चलो जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस अरेंजमेंट, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट लाकर आया। तो ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट 2023 में टीयर 2 बेटा मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखो कुछ चीजें
देखने में डिफिकल्ट होती है लेकिन आसान हो जाती हैं, बहुत जल्दी से सोल्व हो जाती हैं। देखिए उसके लिए थोड़ी ट्रिक्स चाहिए होती है। बताइए ABCD। देखो कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं बेटा होने में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेहद ईजी होते हैं। और मैं चाहता हूं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं, तो मैं भी जो भी लाऊंगा ना वो दिखने में तो डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बनेगा बड़ी आसानी से, बनेगा बड़ी आसानी से। तो मैं इसके लिए देखो आंसर बताता हूं। जैसे आपने इसे पढ़ेंगे ना, आप इसमें पढ़ेंगे तो आप देखिए एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, बट ऑल्सो नॉट ओनली, बट ऑल्सो नॉट ओनली। अभी बताओ बट ऑल्सो नॉट ओनली होता है या नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है ना? तो हम समझ रहे हैं। तो बेटा ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली। तो इसके साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है कंजंक्शन। तो अगर आपको पता है कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है तो पहले नॉट ओनली आएगा बाद में बट ऑल्सो, तो इसका मतलब है बी के बाद ए आना चाहिए। कहता है बी के बाद ए आना चाहिए। तो अभी चारों सीक्वेंस में देखो कि बी के बाद ए कहां है, तो हमने देखा यहाँ बी के बाद सी है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो बी के बाद डी है तो ये गलत हो गया। कहता है बी के बाद सी है तो ये गलत है। हमें क्या चाहिए? बी के बाद ए। तो कह रहा बी के बाद ए, तो आंसर ये रहा। हो गया आंसर, बी के बाद ए आना चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता, ये रहा आंसर, खत्म हो गया। तो आंसर होगा इसका सी, इसका आंसर होगा सी। अब जस्टिफाई भी कर लेते हैं। देखो एग्जाम में जस्टिफाई नहीं करना है, एग्जाम में आपको टाइम की सेविंग करनी है। समझ रहे बात को? आंसर देना है लेकिन टाइम की सेविंग भी करनी है। टाइम की सेविंग करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आगे बढ़ना है। आंसर मिल गया, आगे बढ़ो। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको जस्टिफाई भी करेंगे, अपने आंसर की जांच भी करेंगे। जो हमने किया क्या वो सही किया? तो देख लेते हैं बेटा। BACD। तो बेटा नंबर 1 दे रखा है हमें, ये रहा। नंबर 6 दे रखा है, ये रहा। तो हमें क्या ढूंढना है? 1 और 6 दे रखा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 ढूंढना है। तो अभी मानो तो इसने लिया BACD, तो B जो होगा ये हो जाएगा 2 और फिर A 3, तो BACD, तो 2 3 4 और ये 5 6 है हमारे। अब इसे जस्टिफाई कर लो। कहता है इन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अंदर वी हैव, हम पाते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के अंदर हम पाते हैं नॉट ओनली ए क्रूसेडर, क्रूसेडर होता है संघर्ष करने वाला, कि हम उनके अंदर एक संघर्ष करता तो पाते हैं अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कि जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ संघर्ष करता है। तो एक तो हम बाबा साहेब अंबेडकर के अंदर क्रूसेडर पाते हैं। सिर्फ क्रूसेडर ही नहीं बट ऑल्सो, बल्कि एन एल्डर स्टेट्समैन, हम उनके अंदर एक बुजुर्ग या कहें एक बड़े राजनेता को भी पाते हैं। उनके अंदर ये 2 गुण बता रहा है, एक क्रूसेडर भी है जो कास्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं, और एक वो एल्डर स्टेट्समैन। ये सिर्फ यही नहीं, यह भी है तो राजनेता भी हैं, जो कि नेशनल लीडर है, जो कि राष्ट्र के लीडर है। तो बी के बाद ए हो गया, अब फिर ए के बाद 3 के बाद अब चौथा। एंड वेलिएंट फाइटर, वेलिएंट होता है बहादुर, निडर, वो एक निडर फाइटर भी हैं फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रोडन इन इंडिया, क्योंकि वो निडर भी हैं, क्योंकि जो समाज के ठुकराए हुए लोग हैं उनके कारण, उनके लिए वो लड़ते हैं। डाउन ट्रोडन वो लोग होते हैं जिनको दबाया जा चुका है, डाउन ट्रोडन वो होते हैं जिनका शोषण किया जा चुका है, तो ऐसे लोगों को डाउन ट्रोडन कहते हैं। तो इंडिया में ऐसे लोगों का वो क्या कहते हैं, उन लोगों के लिए लड़ते हैं, ऐसे लीडर नेता है। 5 हुज कंट्रीब्यूशन, तो अब क्या कहता है, किसके लीडर की बात कर रहे हैं, कैसे लीडर है कि जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका सहयोग इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिनका सहयोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में दिया गया है ना, और जो इनका सहयोग है, कहता विल बी चेरिश्ड फॉर एवर बाय पोस्टेरिटी, की आने वाली जो क्या कहते हैं, जो पीढ़ी है, उनका जो सहयोग उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। इस टाइप का कुछ दे रखा है। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको? मीनिंग क्लियर हो गया तो आंसर ये है। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो जस्टिफाई भी कर लें अपने आंसर को।
अदरवाइज बेटा चीजें बड़ी आसानी से ही बन सकती हैं, और इतना करने के बाद आपको 1 मार्क ही मिलना है, इतना करने के बावजूद भी आपको 1 मार्क मिलना है। ठीक है, तो इसलिए जल्द से जल्द सोल्व करें इस सेंटेंस अरेंजमेंट को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब ग्रामर आ गया, वोकैबुलरी देखा, रीडिंग देखा, ग्रामर, तीनों चीजों को कर रहे हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग, ग्रामर। बताइए आंसर, वोकैबुलरी, रीडिंग और ग्रामर। ABCD। देखो बेटा, इस टाइप के बड़े आसान होते हैं, देखने में बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, ये बड़े आसान होते हैं। पता है क्यों? अगर चारों सेंटेंस में एक ही वाक्य है तो समझ लो कहीं ना कहीं एक जगह गड़बड़ होगी, और वो एक जगह होगी सभी में, ज्यादातर में 99% में वो एक ही जगह गड़बड़ देगा, या तो नाउन में, या प्रोनाउन में, या एडजेक्टिव में, या वर्ब में, या एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में, इंटरजेक्शन में, या तो सिर्फ सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। बात समझ रहे? या तो सब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट में, या मैनर में, या टाइम में, या प्लेस में, एक जगह गड़बड़ देगा चारों में, और इन चारों में से एक ही ठीक होगा, दूसरा नहीं। अब एक ही ठीक होगा, बाकी तो 3 गलत। एक फॉर्मेट इसमें यह आता है कि चारों ही अलग अलग होते, वो डिफिकल्ट हो जाता है। चारों ही बिल्कुल अलग होते हैं तो उनमें पूछ लेता है इन चारों में 3 सही हैं, 1 गलत है, या इन चारों में कि 3 गलत है, 1 ही सही है। वो दिक्कत में आते हैं। ये बड़े आसान है, ये बड़े आसान होते हैं। तो आप जरा इस पढ़ेंगे, अगर आप इनको पढ़ते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आर वेटिंग, यहाँ इज वेटिंग, यहाँ हैज बीन वेटिंग, और यहाँ पर इज वेटिंग। अगर आप इन्हें देखेंगे तो एक तो टेंस का और एक वर्ब का डिफरेंस है। इनके अंदर टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस का और वर्ब का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है, पढ़ के देख लो, सारी चीजें सेम है। तो अब यहां पर बात आती है पहले तो कि बेटा प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, यहां पे सिंगुलर वर्ब। तो अब जरा सेंटेंस देखो, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कंपटीशन तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पार्टिसिपेंट्स है, वो क्या है? पार्टिसिपेंट्स। अब एक चीज और देखो कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, ये तो ए सिंगुलर तो प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ ए तो आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। इन तीनों में से एक आंसर, और पार्टिसिपेंट्स जो है वो है प्लूरल। अगर पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है तो आर ठीक है, इज भी सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, तो इसका मतलब ये तीनों गलत, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल है। और फिर वर्ब सिंगुलर क्यों लगेगी? सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। ग्रामर का कौन सा एरर है? इट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ऐसे बड़े आसान होते हैं, तो कोशिश जरूर करें। देखिए डिफरेंट कहां पर है, तो यहां पे वर्ब एरर ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शी सिंग्स गुड। अब ये भी एडजेक्टिव, सॉरी ये भी ग्रामर का एरर है, आप ढूंढिए कि क्या एरर है। शी सिंग्स गुड, यहां पर गुड को अंडरलाइन कर रहे हैं, यहां गुड को अंडरलाइन कर रहे हैं, शी सिंग्स गुड। तो अब देखो बेटा, हमारी एडजेक्टिव और एडवर्ब की दोनों की डिग्री होती है, तो डिग्रीज जो होती हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की दोनों की होती है, और दोनों की होती हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा बात बताऊं, जो गुड होता है ना, गुड हमारा एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, और गुड इसका भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वेल, वेल एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है, इसका भी पॉजिटिव तो अलग अलग है दोनों का, लेकिन कंपैरेटिव इसका भी बेटर होता है और इसका भी बेस्ट होता है, लेकिन यहां पर कंपेयर कर नहीं रहा तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो अब जरा बात देखिए, अगर मैं कहता हूं कि राम इज ए गुड या राम इज ए वेल स्टूडेंट, राम इज ए गुड या राम इज ए वेल स्टूडेंट, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर आर्टिकल आता है ना, आर्टिकल आता है तो जो फ्रेज होता है, फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होता है, तो स्टूडेंट नाउन है। अब वो कैसा स्टूडेंट है, वो वेल स्टूडेंट है या गुड स्टूडेंट है, तो बेटा नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव चाहिए होगा एडवर्ब में, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव, तो मैं एडजेक्टिव लूंगा तो गुड लूंगा,
तो मैं यहां पर गुड का यूज करूंगा, वेल का नहीं। अगर ये बात समझ में आई तो इसी बात को यहां देखो, शी सिंग्स गुड या वेल, शी सिंग्स गुड या वेल, कि शी सिंग, अब मीनिंग क्या है, वो अच्छा गाती है, मीनिंग क्या है, वो अच्छा गाती है, तो शी सिंग्स गुड या वेल। अब अगर इन दोनों को देखें तो भाई यहां पर कंपेयर तो कर नहीं रहा, तो कंपैरेटिव डिग्री गया, और ज्यादा में से एक की बात नहीं कर रहा तो बेस्ट भी गया। अब गुडली एडजेक्टिव में एलवाई लगा के गुडली बना दिया, तो आंसर तो वैसे भी वेल ही है। लेकिन आप ऐसे देख लो, अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या करता है, अच्छा गाना गाता है। अच्छा क्या है, अच्छा गाना गाता है। गाना क्या गाता है, कहता है ये वर्ब है, सिंगिंग वर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब चाहिए, तो मुझे एडजेक्टिव थोड़ी अब एडवर्ब चाहिए, क्योंकि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडवर्ब, और जो एडवर्ब होता है उसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं ना, तो एडवर्ब का मतलब होगा एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब। ये है एड प्लस इक्वल टू एडवर्ब। तो यहां पर मुझे वेल चाहिए होगा, तो आंसर डी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? डन। पॉजिटिव डिग्री चाहिए था, इसलिए पहले दो तो कट ही गए थे। ये जो बेटर और बेस्ट था वो तो कट ही गए थे कि पॉजिटिव डिग्री चाहिए था। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में भी हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। तो देखो ये अब क्या है, ये भी वोकैबुलरी एरर है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि एक सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस के अंदर बोलते 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 एक शब्द गलत बोल दिया। अब ये एरर कहां से, ये जो एरर निकला है वो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर निकल रहा है, तो इसे कहते हैं ये लॉजिकल ग्रामर। अगर आपको इंग्लिश ठीक करना है तो इंग्लिश ठीक करना है तो सेंटेंस दो तरीके से ठीक होना चाहिए, दो तरीके से ठीक होना चाहिए, एक ग्रामेटिकली और दूसरा लॉजिकली। सेंटेंस दो तरीके से ठीक हो, एक ग्रामेटिकली और दूसरा लॉजिकली, तो मीनिंग भी ठीक आना चाहिए, ग्रामर भी ठीक होना चाहिए। अब बेसिकली उसने ग्रामर का वैसे एरर नहीं दिया कि कोई कॉन्सेप्चुअल एरर दिया हो, तो उसने सेंटेंस के अंदर एक शब्द गलत कर दिया, लॉजिकली सेंटेंस को ठीक करना है। तो क्या कह रहा है, कुछ देशों में यू आर नॉट एबल, कि तुम काबिल नहीं हो तो ड्रिंक अंटिल यू आर 21। भाई काबिल का मतलब क्या है, कि किसी चीज को करने के आप लायक हो। तो भैया जी तो पीने वाले तो 15-14 साल की उम्र में भी पी रहे हैं, तो वो तो उस समय भी काबिल हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें पीने के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं, पीने के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं है। तो यहां पर उसने कहा कि तुम तभी काबिल हो जब तुम 21 साल के हो, तो काबिलियत की नहीं बात कर रहा, कह रहा जब तक 80 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम्हें अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड। तो यहां पे उसने एडजेक्टिव लिया, एबल भी एडजेक्टिव, अलाउड भी एडजेक्टिव। लेकिन एबल किसी चीज की काबिलियत, और पीने में काबिलियत नहीं देखी जाती, पीने के लिए काबिलियत नहीं देखी जाती कि तू काबिल है या नहीं, भाई एज देखी जाती है कि सरकार के हिसाब से, तो कि भाई वहां पर यह है कि जब तक 21 साल के नहीं रहोगे तब तक नहीं पी पाओगे, तब तक आपको अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। समझ रहे बात को, यहां पर परमिशन की बात कर रहा है, तुम्हें अलाउड नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ एबल यूज अलाउड। तो देखो कहां एरर आया, कहां एरर आया, किस चीज में, तो किस चीज में, ये ट्रांसलेशन में, लॉजिक में, ट्रांसलेशन में, लॉजिक में। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे भी आता है, और 2024 का है, ज्यादा दूर का नहीं है, अभी पास का ही है क्वेश्चन, अलाउड होगा। क्लियर हुआ ना? तो देख लो फॉर्मेशन की भी किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो। सिर्फ ग्रामर 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 में ही घुसे हुए, रीडिंग भी तो बहुत जरूरी है ना बेटा, रीड करना बहुत जरूरी है चीजों को। इसलिए मैं जब भी ग्रामर पढ़ाता हूं मैं हमेशा कहता हूं सेंटेंस को पढ़ो जरूर, मीनिंग जरूर निकालो। चलिए अगला लेते हैं। Arusha purchased the most good of all the suits kept in the shop. तो मीनिंग देखते हैं, देखो वही मीनिंग की बात है। अरुषिया ने खरीदा था, क्या खरीदा, द मोस्ट गुड, सबसे अच्छा, ऑफ ऑल द सूट्स, जितने भी सूट थे, ऑफ ऑल। बेटा ऑल जब भी लगता है, ऑल 2+ की बात करता है, 2 से ज्यादा की, है ना, बोथ 2 की बात करता है, ऑल 2 से ज्यादा की बात करता है। तो जब भी हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं, कंपैरिजन 1 to 1 हो, कंपैरिजन एक का कंपैरिजन एक से हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन एक का कंपैरिजन ज्यादा से हो, एक का कंपैरिजन 2 या 2 से ज्यादा से हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। एक का कंपैरिजन एक से है तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन एक का कंपैरिजन ज्यादा से है तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो इसने सुपरलेटिव डिग्री किया, लेकिन गुड का सुपरलेटिव डिग्री, भाई गुड का सुपरलेटिव जो अभी अभी तो लिखा था मैंने, गुड, बेटर, बेस्ट। तो भैया गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, गुड का सुपरलेटिव मोस्ट गुड नहीं होता, मोस्ट गुड नहीं होता।
समझ रहे बात को, मोस्ट गुड नहीं होता। तो यहां पर अगर आप बात समझ पा रहे हो तो ये तो गलत हो गया। अब इनमें से एक लेना है, और भाई दो से ज्यादा की बात है, दो से ज्यादा की बात है तो मोर गुड कंपैरेटिव ले नहीं पाओगे, और वैसे ही मोर गुड थोड़ी बेटर होता है, और मोर गुड क्यों होगा, बेटर होगा भाई कंपैरेटिव डिग्री। और फिर कंपैरेटिव तो फिर भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि दो से ज्यादा की बात होती है। कंपैरेटिव डिग्री तब लगाते हैं जब कि 1 to 1 मतलब एक का एक से कंपैरिजन हो, ये तो एक से ज्यादा की बात है। और बेटा द आप लगा नहीं पाएंगे, द आप लगा नहीं पाएंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ, क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ नहीं लगा सकते। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं, तो एक तो ये भी गलत हो गया। और हमें बोलता हूं भाई ऑल ज्यादा की बात है, जितने भी सूट थे शॉप के अंदर रखे हुए उसने खरीद लिया, जो सबसे महंगा था वो खरीदा। इतने सारे उसके शॉप के अंदर इतने सारे सूट थे, इतने सारे सूट्स में से जो सबसे महंगा था वो खरीदा। तो इसका मतलब है कि आप इसे लगा नहीं पाएंगे। और गुड्स हमें चाहिए यहाँ एडजेक्टिव, और गुड्स गुड में एस लगेगा, इसका मतलब हो जाएगा सामान्य, तो नाउन बन जाएगा। चाहिए एडजेक्टिव, आ गया नाउन तो गलत हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए तो ये रहा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, तो बी हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ ना। तो क्या होता है कि कई बार कि सही नहीं पता हो तो गलत काटते हुए चलो, सही ना पता हो गलत काटते हुए चलो। डन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हियर इट इज। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम, चाहे आपने उसका नाम कभी भी नहीं सुना। इवन इफ का मतलब होता है चाहे, इवन इफ का अर्थ हो गया चाहे। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड, तुमने सुना ही नहीं है उसका नाम, कभी कभी नाम ही नहीं सुना उसका। यू हैव प्रोबेबली मेट समवन, तो शायद तुम किसी से मिले। विद हिज वर्ड्स, उसके शब्दों के साथ। कौन से शब्द? जिनको टैटू किया गया था इन देयर स्किन, उनकी स्किन के अंदर, और हर्ड देम, या फिर तुमने उन्हें सुना होगा गाते हुए एट द म्यूजिक कॉन्सर्ट। म्यूजिक कंसर्ट में आपने गाते हुए सुना होगा। कंसर्ट होता है म्यूजिकल प्रोग्राम, कोई भी कंसर्ट होता है। अब देखो, अब सारी चीजें सेम है, इनके अंदर एक ही चीज का डिफरेंस है, पढ़ा होगा। सारी चीजें सेम है, इनके अंदर एक ही चीज का डिफरेंस है। तो थ्रू, थ्रू प्रेपोजिशन होता है। अनटिल, अनटिल कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग देयर स्किन, तो ये प्रेपोजिशन के रूप में ही आया है। और ऑन देयर स्किन, तो कहने का मतलब ये कि सब कुछ सेम है, बस प्रेपोजिशन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब प्रेपोजिशन सही बता रहा है। अब बात बताओ, अगर स्किन के ऊपर आप टैटू करवाओगे, अगर स्किन के अंदर टैटू करवाओगे तो थ्रू, तो थ्रू होता है इस क्या कहते हैं, थ्रू, इस ओर से दूसरी ओर। तो यहां पे टैटू तो भैया ऊपर ऊपर होता है, इस ओर से उस ओर नहीं होगा, तो ये भी गया। अनटिल, अनटिल बेसिकली टाइम के साथ आता है। अनटिल जो है वो, अनटिल जो है वो प्रेपोजिशन टाइम का प्रेपोजिशन है, टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ टाइम की बात कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये भी गलत हो गया। टाइम के बाद ओवर डूइंग, ये तो बेसिकली जैसे ओवर राइटिंग होता है, ओवर डूइंग, ये सेंस ही नहीं पकड़ रहा है, तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि टैटू स्किन के ऊपर होता है। ये लॉजिकली ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली ये होगा, तो ऑन देयर स्किन होगा। यहां पर बात करेगा ऑन देयर स्किन, क्योंकि स्किन के ऊपर टैटू होता है। कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो ऑन, तो जो टैटू है स्किन के ऊपर है तो ऑन, चिपकली है दीवार के ऊपर है तो ऑन। आए बात समझ? दैट्स इट, सिंपल सी बात। तो कई बार चीजों को आपको बड़े ऑब्जर्वेशन से देखनी पड़ती है कि कहां पर वो हमसे एरर पूछ रहा है, कहां पर एरर पूछ रहा है, ट्रांसलेट करें। चलिए, तो ये आ गया हमारा होमोनिम। फिर आगे वोकैबुलरी देखो बेटा। अब होमोनिम बोलकर कहता है, पहले सिनोनिम एंटोनिम देता था, अब होमोनिम भी देने लगा। अब बोलकर देता है ये होमोनिम है ना, होमोनिम। लेकिन पता है इसने क्या बोला है, होमोनिम कि होमोफोन बताओ। मैंने होमोनिम लिख दिया, उसने होमोफोन बोला। क्या फिर होमोनिम होमोफोन में डिफरेंस क्या है? तो देख लो, होमोनिम बेसिकली 3 टाइप का होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं फिलहाल 2 टाइप बताता हूं। होमोनिम्स के 2 टाइप हैं, एक तो होता है होमोफोन, एक होता है होमोफोन, और एक होता है होमोग्राफ। एक होता है होमोफोन, एक होता है होमोग्राफ। एक होमोफोन, एक होमोग्राफ। अगर होमोफोन की बात करें तो रूट वर्ड बेटा, होमो का मतलब क्या होता है, इधर लिखते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल, लाइक, एक जैसा। फोन का मतलब होता है, फोन मींस साउंड, आवाज की बात करता है। रूट वर्ड्स। ग्राफ, ग्राफ के 2 मीनिंग होते हैं बेटा। ग्राफ से वर्ड ग्राफी बना, ग्राफ से वन ग्राफी बना। तो इसके 2 मीनिंग होता है। एक तो इसका मीनिंग होता है राइटिंग, और एक इसका मतलब होता है स्टडी।
एक राइटिंग एक स्टडी। यहां पे इसका मीनिंग राइटिंग से है, बाकी इसका मीनिंग स्टडी भी होता है। जैसे हम कहें जियोग्राफी, जैसे हम कहें जियोग्राफी, तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, जमीन, और ग्राफी का मतलब यहां पर है स्टडी। तो अब क्या मीनिंग बना, द स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी होता है द स्टडी ऑफ अर्थ, क्लियर हुआ। तो और रूट वर्ड ये हो गया। तो अब देखो क्या कहता है, होमोफोन। होमोफोन का मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड, सेम साउंडिंग वर्ड, जिनका साउंड सेम सेम हो। सेम साउंडिंग वर्ड जो होते हैं वो होमोफोन होते हैं, सेम साउंडिंग, तो मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगे, ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगे, सेम साउंडिंग वर्ड, तो उन्हें कहते हैं होमोफोन। होमोग्राफ, होमोग्राफ का मतलब, ग्राफ मतलब लिखना, होमो मतलब सेम, सेम और राइटिंग लिखना, जिनकी राइटिंग सेम सेम हो, मतलब जिनका स्पेलिंग सेम। ये बात करता है होमोग्राफ, जिनका स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो, जिनका स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो। जैसे इसको समझाता हूं, जैसे मैंने कहा CLOSE, तो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आपने इसे ऐसे पढ़ा ना क्लोज, अगर आपने इसको पढ़ा क्लोज, तो इसका मतलब हो जाएगा बंद करना। लेकिन और जब बंद करना तो तब ये वर्ब बन जाएगा, क्लोज द डोर, ये वर्ब होगा। लेकिन अगर आपने इसे स पढ़ा ना क्लोज, तो ये बन जाएगा करीबी, इसका मीनिंग हो जाएगा करीबी, इसका मीनिंग हो जाएगा करीबी, क्लोज, करीबी। तब ये एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं बोलूं ही इज माई क्लोज फ्रेंड, शी इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज, जो वाला क्लोज फ्रेंड नहीं, वो तो हो जाएगा मेरा बंद दोस्त है, बंद दोस्त नहीं, करीबी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड। तो क्या है भाई, स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग और मीनिंग अलग। तो ये होमोफोन, होमोग्राफ बेसिकली होमोनीम ही होते, एक जैसे शब्द, ये होमोनीम ही। तो इसने कहा होमोफोन, होमोफोन मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम साउंडिंग, जिसका साउंड सेम आ रहा हो। तो बेटा देयर से मिलता जुलता साउंड किसका है, देयर से मिलता जुलता साउंड किसका है, तो देयर का है कि नहीं। होमोफोन सेम साउंडिंग, प्रोनाउंसिएशन की बात कर, फोन मतलब साउंड होता है, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछोगे तो बेटा इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, कहता है अंडरस्टैंडिंग ए क्वेश्चन इज हाफ आंसर, अंडरस्टैंडिंग ए क्वेश्चन इज हाफ आंसर। क्वेश्चन को समझ लेना आधे आंसर को कर लेने के बराबर है, क्वेश्चन को समझ लेना आधे आंसर को कर लेने के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ये समझे, चाहिए बेटा, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक और होमोनिम, एक और होमोनिम में मिलते जुलते शब्द, जो साउंड में मिलते जुलते, जो कि बेसिकली होमोफोन्स हैं। तो होमोग्राफ और होमोफोन्स होमोनीम्स ही होते हैं, सेम, मतलब एक प्रकार से दिखने या बोले जाने वाले शब्द, एक प्रकार से दिखने, बोले जाने या लिखने वाले शब्द, उनको हम कहते हैं होमोनिम्स। अब देखो द डैश वाज डेकोरेटेड, डेकोरेट किया गया डैश को। अब यहाँ पे द है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एक तो मुझे यहाँ नाउन चाहिए, वाज डेकोरेटेड, तो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट भी तो नाउन होता है। एक तो ये कि मुझे नाउन चाहिए कि डेकोरेट, इसको, इस नाउन को डेकोरेट किया गया कैंडल के साथ एंड चॉकलेट्स के साथ, एवरीवेयर। इस नाउन को कैंडल और चॉकलेट्स के साथ हर जगह इसे डेकोरेट किया गया। अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर, तो ये तो होता है आटा, ये तो हुआ आटा। फ्लावर जो होता है ये हो गया हमारा फूल, है ना, और फ्लोर जो हुआ ये हमारा हुआ फर्श। और बेटा ये एक रूट वर्ड है फ्लोर, ये रूट वर्ड है किसका, ये भी फ्लावर का ही रूट वर्ड है। जिस शब्द के अंदर, जिस वर्ड के अंदर फ्लोर आ जाएगा वो फ्लावर का रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। और जैसे मैं एक शब्द बता देता हूं इसी शब्द से, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन होता है, ये भी रूट वर्ड है, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिख लेना। फ्लोरिस्ट होता है वन हु सेल्स फ्लावर्स, जो फूलों को बेचते हैं उन्हें फ्लोरिस्ट कहते हैं। तो फ्लर जहां पे आएगा ना ये फ्लर, तो वो फ्लावर की बात करेगा। अब डेकोरेट किसे किया गया होगा, आटे को डेकोरेट करेगा कोई, फूलों को, फूलों से डेकोरेट किया जाता है, फूलों को कोई डेकोरेट नहीं करेगा। डेकोरेट किया गया फर्श को, डेकोरेट किया गया फर्श को। तो हमने क्या पूछ रहा है, होमोनिम पूछ रहा है हमसे, सेम साउंडिंग वर्ड है, और सेंटेंस पढ़ के सही वर्ड का यूज करो, इधर फ्लोर हो जाएगा। डन बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताइए। शी इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट होता है
मतलब निपुण, कुशल, स्किल्ड। शी इज प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, निपुण। शी इज स्किल्ड, वो एकदम निपुण है इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं में बोलने में निपुण हो। तो कहता है कि इसने इतने शब्द को, इतने ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक फ्रेज को अंडरलाइन किया। इस फ्रेज को हटाकर इसके स्थान पर इन चारों में से एक वर्ड लिख दो। उसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि भैया इतने सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिख दो, आंसर आ जाए। एक शब्द लिख दो, आंसर आ जाए। तो देखो इनको मैं समझाता हूं एक एक करके। इसके अंदर एक शब्द है, रूट वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, अकेला, अलोन, एक। और मोनो के साथ इसके अंदर लिथिक, लिथिक एक शब्द बना लिथोस से। लिथोस का मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। तो पत्थर। अगला है मल्टीलिंगुअल। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी। वैसे पोली का मतलब भी मैनी होता है, पोली का मतलब भी सेम होता है मैनी, है ना। हिटेरो लिंग्विस्ट, हिटेरो, अब हिटेरो के, अच्छा इसके अंदर ये हो गया मोनोलिथिक हो गया। अब मल्टी लिंगुअल, लिंगुअल एक शब्द आया लिंगुआ, एक शब्द आया लिंगुआ। जहां लिंगुआ होगा इसका मतलब होगा लैंग्वेज, जहां लिंगुआ होगा इसका मतलब लैंग्वेज। तो लिंगुआ यहां पर भी है, लिंग्विस्टिक, लिंगुआ, लिंगुआ, लिंगुआ यहां पर भी है। हिटेरो का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हिटेरो, हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। इसका मतलब ये रूट वर्ड्स हैं बेटा सारे, ये सारे रूट वर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रूट वर्ड्स। अब क्या देखो इसके अंदर भी लिंगुआ, इन तीनों में तो लिंगुआ आ रहा है, लैंग्वेज की, इसका मतलब तीनों के अंदर लैंग्वेज की बात है। अब बाय, तो बेटा शब्द होता है हमारा कहीं पर बाय, कहीं पर हो डाय, ये कहीं पर हो एमबी, बाय डाय एमबी। तो बेटा ये शब्द बताते हैं टू, दो के। अब इनके देखो रूट वर्ड्स के हिसाब से इनके मीनिंग निकालो। तो रूट वर्ड के हिसाब से मीनिंग निकालो। क्या कहता है मोनोलिथिक, मतलब एक पत्थर। तो जब एक बड़ी शिला पर कुछ लिखा जाता है उसे मोनोलिथिक कहते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी शिला, एक पत्थर, बहुत बड़ा एक पत्थर, एक बहुत बड़ी शिला। तो एक बड़ी शिला को हम मोनोलिथिक कहते हैं, एक बड़ी शिला को जिसपे कुछ लिखा जाता है, बड़ी शिला जो होती है मोनोलिथिक। मल्टीलिंगुअल, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लिंगुअल मतलब भाषा, तो मतलब बहुभाषी, इसे हम कहेंगे मल्टी मतलब ज्यादा, मैनी, और इसका भाषा से रिलेटेड है बहुभाषी। और हिटेरो लिंग्विस्ट, इसका मतलब है विभिन्न प्रकार की भाषाओं की बात कर रहा है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न कि जिसके अंदर कई भाषाओं का मेल जोल हो, विभिन्न भाषाओं की बात कर रहा है, विभिन्न भाषाएं। लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव है तो विभिन्न भाषाएं बोलने वाला, मतलब कि विभिन्न भाषाओं से संबंधित। बाइलिंगुअल, तो इसका मतलब होता है दो, द्विभाषी, द्विभाषी दो भाषा वाला, द्विभाषी। तो अब क्या पूछ रहा है मैनी, और मैनी का मतलब क्या होता है मल्टी। तो अगर मल्टी होता है तो आंसर मल्टीलिंगुअल। समझ में आया कि नहीं, आंसर मल्टीलिंगुअल। रूट वर्ड्स लिख लीजिए, सारे रूट वर्ड्स लिख लीजिए बेटा, आ रहा समझ। फिर देखो ये सब कहां पर 2024, दूर का नहीं है बिल्कुल। ये रूट वर्ड्स के जरिए सीखने से चीजें आसान होती है, बस रूट वर्ड्स याद हो। ए पर्सन, तो ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो एक इंसान जो हर चीज पर लड़ने झगड़ने को तैयार, एक इंसान जो हर चीज पर लड़ने झगड़ने को तैयार हो, उससे बात करो वो तो बस मतलब बैठा हुआ हो कि आ जा भाई मैं तो तैयार हूं एकदम लड़ने के लिए। जो इंसान एकदम लड़ने के लिए तैयार बैठा हो, तो देखो ये होता है रेटिसेंट। ये जो रेटिसेंट रहता है ना, इसे कहते हैं अल्पभाषी। अल्पभाषी समझते हैं बेटा, अल्प बहुत कम, जो बहुत कम बोले, अपने आप को रिजर्व रखे, अल्पभाषी। जो भाषा बोलते समय कम शब्दों का इस्तेमाल करें अपनी बातों को बताने के लिए। कावर्ड क्या हुआ बेटा, कायर हुआ, ये हुआ कायर। कावर्ड क्या हुआ, कायर हुआ। वेराशियस, बेटा एक रूट वर्ड है वेराक्स। वेराक्स एक रूट वर्ड है वेराक्स, जिसका मतलब होता है सच्चा, जिसका मतलब है सच्चा, जो झूठा नहीं होता, एकदम सच्चा। तो और वेराशियस, ओयूएस मतलब जिस वर्ड के एंड में होगा, तो बेटा ओयूएस जो होता है ये सफिक्स होता है किसका, एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। अच्छा वेराशियस, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी सच्चा इंसान, सच्चा किसी भी चीज का सच्चा।
अब मैं कह दूं वेराशियस विटनेस, जैसे मैं से कह दूं वेराशियस विटनेस, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सच्चा गवाह। वेराशियस विटनेस, सच्चा गवाह। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, वोरेशियस। वोरेशियस मतलब वन हु ईट्स अ लॉट, कहता जो बहुत खाता हो, तोंदू पेटू। वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता हो, तोंदू पेटू। तो ये वोरेशियस और वेराशियस दो अलग चीज है। वोरेशियस वेराशियस मिलते जुलते शब्द हैं, होमोनिम्स, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है वोर। वोर का मतलब होता है ईटिंग, खाना, और इसके अंदर वेरा, वेरा शब्द का मतलब है सच्चा। क्लियर हो गया? और कंटेंशियस, कंटेंशियस ओयूएस है तो एडजेक्टिव, बेटा कंटेंशन शब्द सुना? कंटेंशन, कंटेंशन, इसका मतलब होता है विवाद, और विवाद, और शन का मतलब होता है, कंटेंशन मतलब विवाद हो गया, तो कंटेंशन, शन मतलब जो होता है वो नाउन हो गया, और कंटेशियस ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मीनिंग एक है, विवाद करने वाला, विवाद करने वाला। कंटेंशियस ये मतलब विवाद, कंटेंशन, कंटेशियस विवाद करने वाला। तो विवाद करने वाले को, विवाद करने वाले को मैं लड़ाकू कह सकता हूं, झगड़ालू कह सकता हूं। तो जो लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, तो उसको मैं कंटेशियस कहूंगा। तो कहता है ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू, बहस करने पे आ जाए, तो मतलब लड़ने पर आ जाए, बहस करेगा, विवाद होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। बताइए बेटा, क्लियर हो रहा है ना? देखो वोकैबुलरी भी मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। तो पूरा पेपर तीन चीज में आधारित डिवाइड है। एसएससी ने पूरे पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी। तो सॉरी मैं क्या करूं, वोकैबुलरी, रीडिंग और ग्रामर। तो ये जो वोकैबुलरी है, रीडिंग के लिए मैं अंबेडकर साहब वाला लेकर आया था, और ग्रामर तो हो ही रहा है, तो मैं तीनों चीजें लेकर आ रहा हूं ताकि आप हर चीज को देखो। ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग, इन तीन पार्ट में डिवाइड है। चलो अब है इडियम एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए, तो आज के लिए ये लास्ट है, आज के लिए ये अंतिम है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन, जल्दी बताओ, ए डाइम ए डजन 13 का। बेटा देखो, जो डाइम होता है ना, जो डाइम है, डाइम एक करेंसी है। डाइम एक देश की, किसी देश की करेंसी है। जैसे भाई, जैसे हमारे देश की जो करेंसी है वो रुपी है, ऐसे किसी देश की करेंसी है वो येन है, किसी देश की जो करेंसी है वो डॉलर है। ऐसे ही एक देश की जो करेंसी है वो डाइम है। ए डाइम ए डजन मतलब एक डाइम का एक डजन। इसे छोटे से भाषा में ऐसे समझे, ए रुपी ए डजन, इसको एक बार को रुपी कर लो। रुपी है नहीं, समझने के लिए, समझने के लिए कर लो, ए रुपी ए डजन मतलब एक रुपए का एक दर्जन। अरे भाई, अगर एक रुपए के एक दर्जन कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब है वो चीज संख्या में बहुत ज्यादा है, और जो चीजें संख्या में ज्यादा है उनकी वैल्यू कम है। क्योंकि बेटा डिमांड और सप्लाई सुना है ना बेटा, क्या होता है कि चीजें महंगी क्यों होती हैं? वो चीज महंगी है जिसकी संख्या मात्रा कम है, जिसकी संख्या मात्रा बहुत ज्यादा है वो चीजें सस्ती हैं। तो दैट्स इट। अगर एक रुपए का एक दर्जन कोई चीज आ रही है, तो मतलब एक रुपए की एक दर्जन कोई चीज आ रही है, तो एक तो वो महंगी नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, है ना, तो उसकी वो बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। तो बेटा यहीं से कहावत बन गई, कहता समथिंग कॉमन, कोई भी चीज बहुत कॉमन हो, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, विच इज नॉट स्पेशल, जो स्पेशल ना हो, तो आंसर हो जाएगा बी, ए डाइम ए डजन। तेरे जैसे 1000 आते हैं, कहते नहीं, मतलब तुझ जैसे सस्ते लोग आते हैं, तो ये डाइम ए डजन, तो इसका मतलब होता है एक डाइम का एक रुपए का एक दर्जन। अगर एक रुपए की एक दर्जन कोई चीज आ रही है, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा संख्या में, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, और वो बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, विच इज वेरी कॉमन, जो एकदम अवेलेबल है। तो बेटा आज के लिए क्लास इतनी, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल, विथ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग। थैंक यू बेटा, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइस, जय हिंद, जय भारत।